सो हाई एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का पार्ट नंबर 7 वीडियो, जिसके अंदर हम लोग करेंगे शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सोवियत सिस्टम पढ़ा है, ये देखा गॉर्बेचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन वाला टॉपिक की डिसइंटीग्रेशन कैसे अनाउंस करा गया। फिर ये देखा कि उसका जो कोलैप्स था वो कैसे हुआ था। उसके बाद ये देखा उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आए थे सोवियत सिस्टम के डिसइंटीग्रेशन के। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना क्या है, ये देखना है कि अब जब डिसइंटीग्रेशन हो गया तो जो बची हुई कंट्रीज़ थी, यानी कि अब जो यूएसएसआर ख़त्म हो चुका था, उसके बाद जिन कंट्रीज़ के अंदर कम्युनिज़्म की आइडियोलॉजी फॉलो हो रही थी, उन कंट्रीज़ का क्या होगा। तो उनके लिए एक शॉक थेरेपी आई थी, मतलब कि एक तरीका अनाउंस हुआ था कि आप कम्युनिज़्म को छोड़कर कैपिटलिज्म की तरफ मूव ऑन हो जाओ। बट वो जो थेरेपी थी, वो जो सोल्यूशन था उन लोगों के लिए, वो एक शॉक की तरह अनाउंस हुआ था मतलब उन लोगों को लगा था। अब आप खुद ही सोचो कि आप एक चीज़ को काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे हो, बट सडनली अगर उसे चेंज करोगे तो आप लोगों को भी एक शॉक सा लगता है ना। तो वही सेम शॉक की बात करी गई है, बस ये पॉलिटिकल सेंस में है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले सुनो, कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म इन मोस्ट कंट्रीज बाय अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब कि जो कम्युनिज्म का कोलैप्स हुआ था काफ़ी सारे मोस्ट कंट्रीज़ के अंदर, वो एक पेनफुल प्रोसेस था ऑफ ट्रांजेक्शन। कैसे ट्रांजेक्शन हुआ, एक अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से मूव ऑन किया गया डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। अथॉरिटेरियन जो अथॉरिटी की सुनता है, तो जो कम्युनिज्म था वो कैसा था, अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम था। और अब जो लिबरल डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म की तरफ मूव ऑन हो रहे थे, वो क्या था, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो ये एक पेनफुल प्रोसेस था ट्रांजेक्शन का, एक अथॉरिटेरियन सिस्टम से डेमोक्रेटिक सिस्टम पे जाने का। इसी द मॉडल ऑफ ट्रांजेक्शन, ये जो मॉडल ऑफ ट्रांजेक्शन है, कहाँ पे, इन रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप, इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नोन एज शॉक थेरेपी, ठीक है। इसको हम लोग शॉक थेरेपी बोलते हैं। ये जो ट्रांजेक्शन हुआ था, ये काफ़ी पेनफुल प्रोसेस था। अथॉरिटेरियन से डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो ने अपने आप को चेंज करा था, और ये इन्फ्लुएंस किससे करा गया था, वर्ल्ड बैंक और IMF के थ्रू, और इसी को हम लोग शॉक थेरेपी बोलते हैं। तो ये आप लोगों की डेफिनेशन है शॉक थेरेपी की। अब देखो, शॉक थेरेपी वेरीड इन इंटेंसिटी एंड स्पीड, मतलब कि इसकी स्पीड और इंटेंसिटी जो थी वो अलग थी। अब किसी जगह पे 1 महीने में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कहीं पर सालों लग जाते हैं, तो इसका स्पीड तो अलग था शॉक थेरेपी का। बट द डायरेक्शन एंड फीचर्स वर क्वाइट सिमिलर। डायरेक्शन सबकी सेम थी, फीचर सभी के सेम थे कि सभी को कैपिटलिस्ट में ही मूव करना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से शॉक थेरेपी के ऊपर क्वेश्चन आता है, सिर्फ शॉक थेरेपी के ऊपर, तो आप ये लिख सकते हो 3 मार्क्स के अंदर आराम से। अब देखो, शॉक थेरेपी हम लोगों ने बता दिया इंट्रोडक्शन के, यहाँ पे ये होती है शॉक थेरेपी। अब 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। जो शॉक थेरेपी आई थी उससे कुछ इंटरनल चेंजेस आते हैं, कुछ एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं। इंटरनल अपनी कंट्री के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग इंटरनल चेंजेस की बात करेंगे। इंटरनल ओरिएंटेशन बोल दो, इंटरनल चेंजेस बोल दो, दोनों सेम ही हैं। और इधर हम लोग कुछ एक्सटर्नल ओरिएंटेशन की बात करेंगे, एक्सटर्नल चेंजेस की बात करेंगे। आप इसी तरीके से इस आंसर को लिखोगे। अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 6 या 8 मार्क्स में, तो ये आंसर एकदम परफेक्ट होगा। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, इंटरनल ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। कंट्रीज रिक्वायर टू मेक कंप्लीट शिफ्ट टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब कंट्रीज़ को क्या करना था, कंप्लीट शिफ्ट करना था अपने आप को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। इसका मतलब क्या था, इट मीन्स रूटिंग आउट कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सोवियत पीरियड। मतलब कि इसका मतलब ये था कि रूट आउट करना, मतलब उन सारी चीज़ों को हटा देना और पूरे स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देना जो कि सोवियत पीरियड में चलता आ रहा था। जिस टाइप की गवर्नमेंट चलती थी, जिस तरीके से डेवलपमेंट होता था, वो सारी चीज़ों को रूट आउट करना था और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट करना था। सेकेंड है, इसके अंदर प्राइवेट ओनरशिप वाज टू बी डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। अब ऑब्वियसली बात है, कैपिटलिज्म आएगा तो प्राइवेटाइजेशन आएगा, तो प्राइवेट ओनरशिप होगी। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज सोवियत सिस्टम के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये स्टेट ओनरशिप होती थी USSR के अंदर, लेकिन अब इन लोगों को प्राइवेट ओनरशिप के अंदर अपने आप को शिफ्ट करना था, और ये डोमिनेंट रहेगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हम लोगों का, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न वर टू बी इमीडिएटली ब्रॉड आउट। मतलब कि प्राइवेटाइजेशन ही होगा, स्टेट की जो एसेट थी, स्टेट के जो कोर, मैंने आप लोगों को बताया था कोर फंक्शंस पे के ऊपर स्टेट का कंट्रोल होता है कम्युनिज्म के अंदर, और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि इक्वालिटी को मेंटेन करते हैं।
लेकिन जब कैपिटलिज्म आता है तो सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाती हैं, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। जितने भी स्टेट के एसेट हैं जैसे कि लैंड होती है और जो प्रोडक्टिव एसेट्स होते हैं वो सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्राइवेट हो जाएंगी, ठीक है। फोर्थ है हम लोगों का कलेक्टिव फॉर्म्स वर टू बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर। जो कलेक्टिव फार्मिंग होती थी यूएसएसआर के अंदर, अब वो टोटली शिफ्ट कर दी जाएगी प्राइवेट फार्मिंग के थ्रू, और एग्रीकल्चर के अंदर भी कैपिटलिज्म लेकर आया जाएगा, यानी कि प्राइवेटाइजेशन होगा, ठीक है। दिस ट्रांजेक्शन रूल्ड आउट एनी ऑल्टरनेटिव और थर्ड वे। मतलब कि लोगों को यहाँ इसी में ही शिफ्ट करना था, मतलब जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज थी उन सभी को कैपिटलिस्ट के अंदर ही मूव होना था। मतलब कोई भी अल्टरनेटिव तरीका नहीं था कि यार कि कैपिटलिस्ट को छोड़ के हम लोग कोई नई आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें, तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं था अदर देन, यहाँ पे आएगा हमारा कैपिटलिज्म। लोगों को कैपिटलिज्म को ही अडॉप्ट करना पड़ा था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसके साथ हमारे इंटरनल ओरिएंटेशन कंप्लीट हो चुके हैं। इंटरनल चेंजेस ये आए थे कि स्टेट के अंदर ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ी थी जब शॉक थेरेपी अनाउंस हुई थी। अब पढ़ेंगे कुछ एक्सटर्नल ओरिएंटेशन आए थे, कुछ एक्सटर्नल चेंजेस भी थे, अब उनको पढ़ते हैं। इट ऑल्सो इन्वॉल्व अ ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन। मतलब कि एक्सटर्नल ओरिएंटेशन में भी एक ड्रास्टिक चेंज आया था। डेवलपमेंट वॉज नाउ एनविसेज्ड थ्रू मोर ट्रेड। इसका मतलब होता है डिस्क्राइब करना किसी चीज़ को या कल्पना करना। तो ये बोला गया था कि डेवलपमेंट जो है अब जितना ज़्यादा ट्रेड होगा ना उससे डेवलपमेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। इसीलिए अ सडन स्विच टू फ्री ट्रेड। अब फ्री ट्रेड के अंदर एक सडन शिफ्ट कर दिया गया, जो कि बोला गया कि इसको कंसिडर करा गया कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, जो भी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं उनके लिए, ठीक है। अब इससे अल्टीमेटली फ़ायदा किसको था? यूएसए को ही था, क्योंकि यही कंट्री फ्री ट्रेड करेंगी, उनको अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए एरिया मिल जाएंगे मार्केट बनाने के लिए, क्योंकि इन लोगों की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अगर होती तो इन्हें शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो इसीलिए इससे अल्टीमेटली फ़ायदा हमारे यूएसए को ही था, ठीक है। थर्ड है हमारा द फ्री ट्रेड रिजीम एंड द एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मेन इंजन्स ऑफ चेंज। इस शिफ्ट लाने के लिए जो मेन इंजन्स थे वो कौन से थे? फ्री ट्रेड रिजीम और दूसरा एफडीआई, ठीक है। इट इन्वॉल्व ओपननेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ओपनिंग अप, डीरेगुलेशन मतलब कि सरकार का कंट्रोल थोड़ा कम होगा, और करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, और करेंसी को कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेंज करी गई थी एक्सटर्नली। अब अगर आप लोगों की ये आप कंक्लूजन डाल के भी लिख सकते हो, और अगर ऐसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व ब्रेकअप ऑफ एग्जिस्टिंग अलाइंसेज। मतलब कि आप लोगों ने पढ़ा था कि जो सोवियत सिस्टम जब चलता था तो उस टाइम पे क्या था कि जो अलाइंसेज बने हुए थे वो आपस में ही ट्रेड करते थे, वो एक दूसरे से ट्रेड, मतलब वो वेस्ट से ट्रेड नहीं करते थे, जो उनकी अलाइंसेज होते थे उसके अंदर करते थे। तो अब इस ट्रांजेक्शन के बाद क्या होगा? ब्रेकअप होगा किस चीज़ का? एग्जिस्टिंग अलाइंसेस का, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी उन अलाइंसेस का अमंग द सोवियत ब्लॉक के टाइम पे। और क्या होगा? लिंक डायरेक्टली टू वेस्ट। अब ये सारी जितनी भी कंट्रीज स्टेट्स हैं वो अपने आप को डायरेक्टली लिंक कर लेंगी किससे? वेस्ट से। नॉट टू ईच अदर, आपस में नहीं ट्रेड करेंगी, अब ये सारी वेस्ट से ट्रेड करेंगी, ठीक है। स्टेट्स ग्रेजुअली अब्जॉर्ब इनटू द वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम। अब धीरे धीरे वो इस चीज़ को अब्जॉर्ब करने लगे कि वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अब इससे क्या हुआ? वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट जो थे हमारे वो सारे क्या हो गए? वो बिकम लीडर, वो लीडर बन गए, क्योंकि इनके पास पहले से था, इन्हें ज़्यादा नॉलेज थी। ये तो पहले से ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट कर रखा था इन लोगों ने, इन्हें पता था क्या क्या चीज़ें होती है, बट इन्होंने अभी अभी अडॉप्ट करा था, तो ये अब ऐसे हो गए थे, ये बिल्कुल गुरु बन गए थे किसी चीज़ के लिए, इन कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। तो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट जो थी बिकम लीडर एंड गाइडेड एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ रीजन। मतलब कि अब किसी रीजन का अगर इन्हें डेवलपमेंट रोकना होता तो ये वो भी कर सकती थी थ्रू वेरियस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ी थी? जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक और IMF। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में ही पढ़ा था कॉन्सिक्वेंसेज में कि इन लोगों को US से फंड प्रोवाइड होता था, तो ये जो थी इनडायरेक्टली वर्क वही करती थी जो USA इनको बोलता था। तो इसी तरीके से लोग डेवलपमेंट भी रोक सकते थे जो अब ये पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थी इन एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू।
सो इसके साथ हमारा शॉक थेरेपी का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी पढ़ेंगे। सो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।